अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन और इसके जितने भी जो है वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं कंसीडरेशन के वैलिड होने के लिए, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में बच्चे हम एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर उसमें कंसिडरेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होता, बल्कि वो वाइड एग्रीमेंट कहलाता है और वो अनइनफोर्सेबल होता है, यानी कि इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25, देयर आर सम स्पेसिफिक केसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। ठीक है, और वो केसेस मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। जो फर्स्ट वन केस है वो है नेचुरल लव एंड इफेक्शन का। एन एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड if it is in writing and registered and is made on account of natural love and affection between parties standing in near relation to each other। अब बचे आप लोगों ने यहाँ पर देखना है 4 कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। एक तो जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर लॉ। जो थर्ड वन केस है, इसमें जो थर्ड वन जो है वो रिक्वायरमेंट है वो है कि दोनों पार्टीज के दरमियान नेचुरल लव एंड इफेक्शन मौजूद होना चाहिए। और जो फोर्थ वन पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो नियर रिलेशनशिप जो है वो मौजूद होना चाहिए। अब नियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत जो है वो क्लोज होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो फादर एंड सन, ठीक है, दोनों के दरमियान इंतहाई जो है वो क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी तरह से जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर क्लोज रिलेशनशिप है। इसी तरह से जो है वो डॉटर एंड मदर, ठीक है, ये भी क्लोज रिलेशनशिप है। तो नेचुरल लव एंड इफेक्शन की वजह से अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो दोनों पार्टीज के दरमियान फिर भी जो एग्रीमेंट है उसको वैलिड कंसिडर किया जाता है। इसके लिए 4 जो है वो रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, इसमें जो है वो आप लोगों का जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो है नेचुरल लव एंड इफेक्शन होना चाहिए दोनों पार्टीज के दरमियान, और क्लोज रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। अगर ये चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो विदाउट कंसिडरेशन भी जो एग्रीमेंट है इसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अब मैं आपके साथ बच्चे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। अगर जो है वो एक जो है वो फादर है और एक जो है वो उसका सन है, ठीक है। अब फादर ने जो है वो प्रॉमिस किया है अपने सन से कि उसको जो है फादर जो है वो अपने सन के नाम से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ये जो प्रॉमिस है वो वर्बली प्रॉमिस किया गया है, रिटन फॉर्म में जो है वो ये एग्रीमेंट नहीं किया गया, रिटन फॉर्म में प्रॉमिस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लव तो है, दोनों पार्टीज के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप भी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वर्बली फॉर्म में है। तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स देखी हैं चारों, उसमें हमने बोला था कि रिटन फॉर्म में जो है वो होना जरूरी है। अगर रिटन फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ बच्चे शेयर करती हूँ। एस ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो 5 लाख रुपए देगा अपने बेटे को, यानी कि एस जो है वो बाप है और इसका एक बेटा है। अब एस जो फादर है उसने प्रॉमिस किया है अपने बेटों से कि वो 5 लाख रुपए जो है वो अपने बेटे को देगा। द सन गॉट द स्टेटमेंट इन रिटर्न इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बेटा है वो होशियार था, उसने क्या किया, रिटर्न फॉर्म में अपने बाप से लिखवा लिया है कि मेरा बाप जो है मुझे 5 लाख रुपए जो है वो देगा। स्टाम्प पेपर पे जो है वो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया। अब जो है रिटन फॉर्म में चूंकि मौजूद है, नेचुरल लव एंड इफेक्शन भी है, क्लोज रिलेशनशिप भी मौजूद है, ये जो चारों के चारों रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी वो फुलफिल हो रही हैं। तो अब यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर किया जाता है। अब विदाउट कंसिडरेशन आप बच्चे ये बोलेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, बाप ने वादा किया है अपने बेटे के साथ 5 लाख रुपए देने का, ठीक है। अब बाप तो 5 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन इन रिटर्न बेटा उसको क्या दे रहा है, बेटा तो कुछ भी नहीं दे रहा। हमने कंसिडरेशन को क्या किया था, गिव एंड टेक,
ठीक है। अब बाप तो यहाँ पर दे रहा है लेकिन बेटा इन रिटर्न बाप को कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन जो है विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड समझा जाएगा नेचुरल लव एंड इफेक्शन की वजह से। और जो चारों रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की हैं वन बाय वन, क्योंकि वो भी सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है बच्चे हमारा वो है कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। अगर कोई सर्विसेज आप लोग परफॉर्म करते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए आप लोगों को कोई जो है वो कंसिडरेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी जो है वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी अ वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compelled to do. Now, to apply this rule, the following essential must be exist. The act must have been done voluntarily. अब बच्चे यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी पर्सन उसको परफॉर्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहा है, उसको जो है वो प्रोमिजर ने जो है वो कंपेल नहीं किया, इनफोर्स नहीं किया, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। द प्रोमिजर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, ठीक है। और वो जो प्रोमिसर है वो खुद जो है वो वहां पर मौजूद हो जब आप लोग वो काम कर रहे हो। द प्रोमिसर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट द प्रोमिसी। और जो है वो आप लोगों को काम करता हुआ देख कर जो प्रोमिसर है वो जो है वो इस बात पर एग्री हो जाए कि जो पर्सन वो काम परफॉर्म कर रहा है मीन्स जो प्रोमिसी है वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो यहाँ पर भी विदाउट कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल बच्चे आपके साथ शेयर करती हूँ। दो पार्टीज हैं हमारे पास, टी एंड यू, ठीक है। अब टी ने जो है वो यू का घर जो है वो आग लगने से बचा लिया। अब यू ने जो है बच्चे अनाउंस कर दिया है कि वो टी को जो है वो 50,000 रुपए जो है वो देगा, ठीक है। तो ये जो है वो वैलिड अनाउंसमेंट है। अब बच्चे यू ने तो टी को जाकर नहीं बोला था कि मेरे घर को आग लगने वाली है तो तुम जाकर बचा लो, ठीक है। टी ने अपनी मर्जी से बचाया, ठीक है। जब यू ने देखा कि टी ने मेरा घर जो है वो आग लगने से बचा लिया है तो उसने अनाउंस कर दिया कि मैं जो है वो 50,000 रुपए अब दे दूंगा टी को। तो यहाँ पर भी जो है वो एक्ट वॉलंटरीली जो है था वो डन किया गया था। प्रोमिजर मौजूद था और प्रोमिजर ने जो है प्रोमिजर को कंपनसेट करने के लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर दी 50,000 रुपीज देने की। तो यहाँ पर भी विदाउट कंसिडरेशन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो प्रॉमिस है, ये जो अनाउंसमेंट है, इसको वैलिड समझा जाएगा। टाइम बियर डेट नेक्स्ट पॉइंट है। टाइम बियर डेट बच्चे कोई भी अगर आप प्रॉमिस करते हैं टाइम बियर डेट्स को जो है वो पे करने के लिए तो वो भी इन्फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉमिस है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और जो है वो प्रोमिसर के साइन भी होने चाहिए या फिर इसके एजेंट के को भी इसने अथॉरिटी दी हुई है कि वो इसके बिहाफ के ऊपर सिग्नेचर वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये जो प्रॉमिस है ये आप लोग जो है वो फुली जो है डेट पे करने के लिए भी कर सकते हैं और जो है वो इसका कुछ पार्ट जो है वो भी पेमेंट करने के लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओरल प्रॉमिस अगर किया जाए टाइम बियर डेट्स के लिए तो वो अनइनफोर्सेबल समझा जाता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, टाइम बियर डेट को पे ऑफ करने के लिए भी जो है वो आप लोग विदाउट कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन जो प्रॉमिस है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और प्रोमिसर के सिग्नेचर होने चाहिए इसके ऊपर। और प्रॉमिस जो है वो आप लोग जो करते हैं यहाँ पर वो आप लोग पूरे का पूरा डेट भी क्लियर कर सकते हैं उसके जरिए और थोड़ी अमाउंट जो है वो भी आप लोग इसके जरिए जो है वो यानी कि जो फुल अमाउंट है उसका कोई पार्ट अगर आप लोग पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो ऑरल फॉर्म में कोई प्रॉमिस करते हैं टाइम बियर डेट्स को पे करने के लिए तो वो जो है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। अब आपके साथ एक एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ। दो पार्टीज हैं एक्स एंड वाई। एक्स ने जो है वो 5,000 रुपए जो है वो कर्ज लिया हुआ है वाई से, ठीक है। लेकिन डेट जो है वो टाइम बियर्ड अब हो क्या है। अब बचे एक्स ने जो है वो साइन किए हैं रिटर्न प्रॉमिस किया है कि वो जो है वो डेट पे कर देगा वाई को। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन गया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे कंप्लीटेड गिफ्ट। तो कंप्लीटेड गिफ्ट की फॉर्म में अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो भी जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा,
ठीक है। अब आप ये नहीं कहते कि अगर आप किसी फ्रेंड को जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, रिलेटिव्स को गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो इन रिटर्न तुम्हें भी मुझे जो है वो गिफ्ट करना पड़ेगा। तो कंप्लीटेड गिफ्ट अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो है वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर रहा है गिफ्ट के जरिए, तो वो भी जो है वो क्या होगा, उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। और इन रिटर्न आप लोग जो है वो दूसरे पर्सन से जो है वो कोई चीज जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। यानी कि एक ने जो है वो दूसरे पर्सन को प्लॉट गिफ्ट कर दिया, तो इन रिटर्न वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया है, अब तुम 10 मरले का प्लॉट जो है मुझे गिफ्ट करो, नहीं तो मेरा प्लॉट जो है वो भी मुझे वापस करो। जो कंप्लीटेड गिफ्ट चीजें हैं वो विदाउट कंसिडरेशन जो है वो भी वैलिड कंसिडर की जाती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जी ने बच्चे जो है वो गिफ्ट किया है गोल्ड रिंग, ठीक है, ए को, क्योंकि ए की जो है वो शादी हो रही है, इसलिए जी ने जो है वो ए को गोल्ड की एक रिंग जो है वो गिफ्ट कर दी है। अब इसके जो है वो शादी वगैरह गुजर गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो है वो जी अब डिमांड नहीं कर सकता ए से कि तुम मुझे सोने की मेरी रिंग जो है वो वापस कर दो, क्योंकि वो तो उसने गिफ्ट दिया था। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें सोने की रिंग गिफ्ट की है, इन रिटर्न तुमने मुझे कुछ भी जो है वो पे नहीं किया, या फिर तुमने जो है वो मुझे दोबारा कोई गिफ्ट जो है वो नहीं दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग गिफ्ट के तौर पर किसी को कोई चीज देते हैं तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडर की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 185, बच्चे एजेंसी को क्रिएट करने के लिए भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज जो कि एजेंसी का पार्ट होंगी, प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों की इंटेंशन का होना जरूरी है कि वो दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल पर काम करना चाहती हैं या नहीं। अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री हैं तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसको वैलिड समझा जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है गारंटी। तो बच्चे पहले तो आप लोगों को जो है वो गारंटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गारंटी होती क्या है। और कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी इन केस ऑफ इट्स डिफॉल्ट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है। इसमें बच्चे आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे अगर वो पार्टी अपने डेट्स जो है वो क्लियर नहीं कर सकती। A contract of guarantee is made without consideration is a valid contract. Without consideration भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इसको वैलिड कंसिडर किया जाता है। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। अब जहाँ पर बच्चे वाई जो है वो उसको 10,000 रुपयों की जरूरत है, ठीक है। अपॉन द गारंटी ऑफ जी की गारंटी के ऊपर वाई ने जो है वो ये अमाउंट जो है वो एक्स से उधार ले ली है 10,000 रुपये। तीन पार्टीज हैं एक्स वाई एंड जी। वाई को 10,000 रुपयों की जरूरत है, जी ने जो है वो गारंटी दी है वाई की, और जो है वो एक्स से जो है वो वाई को लोन लेकर दिया है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वाई एंड जी के दरमियान वो जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा विदाउट कंसिडरेशन बी। ठीक हो गया, क्योंकि जी ने जो है वो वाई के भी हाफ के ऊपर गारंटी दी है और एक्स से जो है वो लोन लेकर दिया है। अब वाई तो जी को कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन जी जो है वो वाई के भी हाफ के ऊपर गारंटी दे रहा है, तो विदाउट कंसिडरेशन जो है इसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है रिमिशन। तो बच्चे नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू रिसीव द लेस देन व्हाट इज ड्यू फ्रॉम द डेटर, दिस इज कॉल्ड रिमिशन इन लॉ। अगर बच्चे आप लोगों ने किसी से जो है वो कर्ज वगैरह लेना है और आप लोगों को कर्ज की फुली अमाउंट जो है वो वापस नहीं कर रहा बल्कि थोड़ी अमाउंट वापस कर रहा है, तो थोड़ी अमाउंट भी आप लोग जो है वो इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है वो रिमिशन कहते हैं और इसके लिए भी किसी किस्म की किसी कंसिडरेशन की जो है वो जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल एक शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। ए जो है वो एक डेटर है बी का, ठीक है, और बी को इससे 7,000 रुपए जो है वो पे करने हैं। अब ए ने क्या किया है, बजाय इसके 7,000 रुपए जो है वो बी को पे करे, ए ने जो है वो 5,000 रुपए बी को पे कर दिए हैं और बी ने चुपचाप जो है 5,000 रुपए जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसका डेट जो है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। और इसका इस तरह से जो है वो दोनों पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज भी हो गया है। बी को जो है वो अमाउंट भी मिल गई है, ए ने पेमेंट भी कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो फुली जो है वो पे नहीं की गई। बी ने 5,000
रुपए ही जो है वो फुल अमाउंट के तौर पर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स कि उसने ये नहीं कहा कि 7,000 ही मुझे दो, बल्कि उसने ये कहा है कि 7,000 तुम नहीं दे सकते तो भाई 5,000 रुपए ही मुझे दे दो, कम से कम जितने तुम दे सकते हो उतने मुझे दे दो। ठीक है, तो उसने 5,000 रुपए यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया है। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे, प्रॉमिस टू गिव समथिंग एज अ चैरिटी। तो बच्चे अगर आप लोग जो है वो चैरिटी के लिए कोई प्रॉमिस करते हैं तो विदाउट कंसिडरेशन जो है वो इसको भी वैलिड कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। सी ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो 15,000 रुपए एज अ चैरिटी जो है वो देगा ईडी सेंटर में, तो यहाँ पर ये जो है वो एक वैलिड प्रॉमिस कंसिडर किया जाता है। तो ये बच्चे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं कंसिडरेशन की, डिफरेंट केसेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं जिनमें जो है वो अगर कंसिडरेशन नहीं भी होती तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पॉइंट डिस्कस किया। इसके अलावा कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर जो है वो भी डिस्कस किया, टाइम बियर डेट्स को डिस्कस किया, कंप्लीटेड गिफ्ट्स को जो है वो भी डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को भी डिस्कस किया, गारंटी को डिस्कस किया, रिमिशन को डिस्कस किया एंड प्रॉमिस टू गिव समथिंग एज अ चैरिटी, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई इशू है, किसी पॉइंट के आपको समझ नहीं आए तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।